हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूँ गीतेश पांडे। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल गीतेश पांडे लेक्चर्स। आज के क्लास में हम लोग प्यारे बच्चों सरल परिपथ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपको यहाँ से निश्चित तौर पर एक प्रश्न बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। आज के क्लास में जो हम प्रश्नों को सम्मिलित कर रहे हैं, उसमें 3 अंक के प्रश्न जो है अक्सर बनते हैं। तो अगर आप क्लास में अंत तक बने रहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप जो है आप 3 अंक अर्जित करके जाएंगे और प्योर कॉन्सेप्ट को आप सीख कर जाएंगे, जिससे आपको न्यूमेरिकल में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा इसमें, वो हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें सेल क्या होता है, देखिए। अब इसमें अगर हम देखें, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें प्यारे बच्चों सेल के बारे में कि सेल क्या होता है। देखिए सेल क्या है, यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है जो किसी भी प्रकार की ऊर्जा को, किसी भी प्रकार की ऊर्जा को सेल क्या है प्यारे बच्चों, यह ऐसी युक्ति है जो किसी भी प्रकार की ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो सेल क्या होता है प्यारे बच्चों, यह एक ऐसी युक्ति है जो किसी भी प्रकार की ऊर्जा को क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जैसे अगर हम बात करें सेल की, तो सेल में क्या होगा प्यारे बच्चों, देखिए जैसे अगर हम एक सेल की बात करें, अब देखें सेल में क्या होता है कि इसमें दो छड़ें होती हैं। एक छड़ ये हो गई आपकी और दूसरी छड़ ये हो गई, ठीक। इसमें क्या होगा कि दो छड़ें होंगी प्यारे बच्चों, एक होगा एनोड और एक होता है कैथोड, ठीक। तो इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। ये दो प्रकार के इसमें छड़ें लगी होती हैं। और इसमें जो पदार्थ भरा होता है, देखिए इसमें जो पदार्थ भरा होता है उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं वैद्युत अपघट्य। इसमें जो पदार्थ भरा होता है वो कौन सा पदार्थ होता है प्यारे बच्चों, ये होता है वैद्युत अपघट्य भरा होता है, वैद्युत अपघट्य, ठीक। इसमें जो पदार्थ भरा होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, वो भरा होता है वैद्युत अपघट्य। अब देखिए जैसे जो एनोड है, एनोड पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। ये जो है क्या है हमारा, ये है एनोड। तो एनोड पर प्यारे बच्चों क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। ये है हमारा कैथोड, और कैथोड पर प्यारे बच्चों हमेशा जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये दोनों क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक। अब इसमें अगर देखेंगे, तो जैसे अगर हम वैद्युत अपघट्य की बात करें, तो वैद्युत अपघट्य क्या होता है प्यारे बच्चों, वैद्युत अपघट्य क्या है, ऐसा पदार्थ, वैद्युत अपघट्य क्या होता है, ऐसा पदार्थ
जो अपने आयनों में टूट जाता है, जो अपने आयनों में क्या होता है, टूट जाता है, उस पदार्थ को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य कहते हैं। तो वैद्युत अपघट्य का मतलब क्या हुआ कि ऐसा पदार्थ जो अपने आयनों में क्या होता है, टूट जाता है, उसको हम कौन सा पदार्थ बोलते हैं प्यारे बच्चों, वैद्युत अपघट्य पदार्थ बोलते हैं। ठीक, जैसे देखिए अगर इसमें भरा है, मान लेते हैं अगर H2SO4, जब ये टूटेगा H2SO4, तो ये टूटेगा प्यारे बच्चों H प्लस आयन में और HSO4 माइनस आयन में। ये जब टूटेगा H2SO4 तो H प्लस और HSO4 माइनस। जैसे अगर थोड़ा सा आपको ध्यान हो तो देखिए, जैसे चालक में क्या होते हैं, जैसे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रवाहित होती है। चालक में जो धारा प्रवाहित होती है वो किसके कारण होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रवाहित होती है। ये बात आपको पता ही होगा कि चालक में क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, उसी के कारण जो है वो धारा प्रवाहित होती है। जबकि यहां पर जो धारा प्रवाहित होगी, ठीक, तो इसमें अगर देखें तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होती है प्यारे बच्चों, धारा प्रवाहित होती है। जबकि अगर यहां देखें तो वैद्युत अपघट्य में अगर यहां देखें तो इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो किसके कारण होगी, और दूसरी जो धारा प्रवाहित होती है जैसे द्रव में जो धारा प्रवाहित होती है, अगर हम पानी में देखें तो पानी में धारा क्यों प्रवाहित होती है, क्योंकि उसमें क्या पाए जाते हैं, मुक्त आयन पाए जाते हैं। तो एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रवाहित होती है और दूसरा क्या होता है, मुक्त आयन के कारण धारा प्रवाहित होती है। ये दो बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक, एक तो होता है जैसे अगर कोई तार है, चालक है, तो उसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो किसके कारण होगी, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होगी। और अगर द्रव है तो उसमें जो धारा प्रवाहित होती है प्यारे बच्चों वो किसके कारण होती है, वो होती है मुक्त आयन के कारण। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसमें जो वैद्युत अपघट्य था, जैसे H2SO4 भरा है अगर, तो अब ये H2SO4 टूटता है H प्लस और HSO4 माइनस आयन में ये टूट जाता है। ठीक, तो धारा का प्रवाह क्या होता है, निरंतर परिपथ में बना रहता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक, अब देखिए इसमें अगर हम सेल देखें तो सेल जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक सेल, ठीक, एक होता है कौन सा सेल प्यारे बच्चों, ये होता है प्राथमिक सेल। अब प्राथमिक सेल में क्या होता है कि इसमें होने वाली जो रासायनिक क्रियाएं हैं वो अतुक्रमणीय होती हैं। ठीक, इसमें होने वाली रासायनिक इसमें अगर देखें तो इसमें होने वाले प्यारे बच्चों जो रासायनिक क्रियाएं हैं वो कैसी होती हैं, अणु उत्क्रमणीय। ठीक, अगर इसमें बात करें तो इसमें जो होने वाली रासायनिक क्रियाएं हैं वो प्यारे बच्चों कैसी होती हैं, वो होती हैं अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय का मतलब इस सेल को आवेशित नहीं किया जा सकता है। ठीक, जैसे अगर देखें तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब क्या है, जैसे अगर कोई अभिकारक है तो अभिकारक से क्या बन रहा है, उत्पाद, और उत्पाद से क्या हो जाए, अभिकारक हो जाती है, उत्क्रमणीय होती है।
ठीक, अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या है कि ये जो है मतलब एक बार अगर जैसे सेल को आपने चार्ज कर दिया, अगर एक बार सेल जो है वो चार्ज हो गया, या कहीं से जैसे रासायनिक पदार्थों से, चूंकि अगर ये मिलकर बना है तो रासायनिक पदार्थ जब एक बार अपनी ऊर्जा, उसकी ऊर्जा जब बदल जाएगी वैद्युत ऊर्जा में, तो फिर से जो है वो सेल चार्ज नहीं होगा। तो ये अभिक्रिया क्या होगी, यहाँ पर अनुत्क्रमणीय होती है। ये हो गया हमारा प्राथमिक सेल। ठीक, अब अगर हम द्वितीयक सेल की बात करें तो यहां अगर देखें तो प्यारे बच्चों, द्वितीयक सेल क्या होते हैं? तो इसमें होने वाली रासायनिक क्रियाएं कैसी होती हैं? ये उत्क्रमणीय होती हैं। ठीक, इसमें जो होने वाली रासायनिक क्रियाएं हैं द्वितीयक सेल में, वो कैसे होती हैं प्यारे बच्चों? उत्क्रमणीय होती हैं। मतलब वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। मतलब सेल को क्या करते हैं, एक बार चार्ज कर सकते हैं और फिर से हम उससे जो है आवेश को ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, जो हमने उसको आवेश दिया वो उसमें रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है और फिर उस रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। मतलब अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को प्यारे बच्चों कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? इसको कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो प्राथमिक सेल होता है वो इसमें होने वाली जो रासायनिक क्रियाएं हैं वो अनुत्क्रमणीय होती हैं, और जबकि द्वितीयक सेल में जो होने वाली अभिक्रिया है वो कैसे होती है? उत्क्रमणीय होती है। जब इतना आप ध्यान रखेंगे तो अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में आप केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से पढ़े होंगे, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, तो ये हो गया, हमने पढ़ा किसके बारे में? सेल के बारे में। तो ये होता है आपका सेल, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था वैद्युत अपघट्य। तो वैद्युत अपघट्य क्या होता है प्यारे बच्चों? ऐसा पदार्थ होता है जो अपने आयनों में क्या होता है? टूट जाता है। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघट्य पदार्थ बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं इसमें। अब आगे जो है इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पढ़ेंगे सेल के विद्युत वाहक बल के बारे में। सेल का विद्युत वाहक बल। अब देखिए सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। अब इसमें अगर देखें प्यारे बच्चों, जब सेल खुले परिपथ में होता है, अगर देखें इसकी परिभाषा, अक्सर ये परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं कि जब सेल खुले परिपथ में होता है, खुले परिपथ में होता है, अर्थात उससे धारा प्राप्त ना हो, तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये प्यारे बच्चों इसकी परिभाषा हो गई कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। जब सेल प्यारे बच्चों कैसा हो? खुले परिपथ में हो। जब सेल कैसा हो? खुले परिपथ में हो। खुले परिपथ का मतलब क्या है? अब देखिए, अब खुला परिपथ का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी
आपको इसमें ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं। जब छोटी-छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे, तभी आप आसानी के साथ न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो जब सेल कैसा है, वो खुले परिपथ में होता है। अब खुले परिपथ में होने का मतलब क्या है? देखिए, जैसे अगर हम यहां देखें, ये है हमारा सेल, ठीक। अब सेल में ये प्लस है और ये माइनस है। अब देखेंगे खुले परिपथ का मतलब क्या होता है। अगर हम सेल से जब धारा को निकालें, ठीक, बात कर रहे हैं हम किसके, खुले परिपथ की। तो खुले परिपथ का मतलब क्या होता है, जब हम अगर सेल से धारा को निकालें या सेल के को हम धारा दें, ये अगर ऐसी स्थिति बन रही है, ऐसी स्थिति का मतलब क्या है कि चूंकि अगर यहां पर प्यारे बच्चों देखें तो सेल से धारा प्राप्त कर रहे हैं, मतलब वो रासायनिक ऊर्जा किस में बदल रही है, विद्युत ऊर्जा में, ठीक। जो रासायनिक ऊर्जा है सेल के पास वो किस में बदल रही है, विद्युत ऊर्जा में। अब यहां अगर देखें तो अब चूंकि सेल जो द्वितीयक सेल होता है वो रासायन मतलब विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर कर लेता है। तो ये क्या कर रहा है, अब सेल उस विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में ये स्टोर कर रहा है। तो अब अगर ऐसी आकृति होगी, मतलब अगर सेल से हम धारा को प्राप्त करें या सेल को धारा दें, अगर हम इसको शब्दों में लिखना चाहें तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सेल से धारा प्राप्त करें या सेल को धारा दें, मतलब सेल क्या करे, वो धारा उसे प्राप्त करें या सेल को धारा दें, तो वह परिपथ कैसा होता है, वो बंद परिपथ होता है। तो प्यारे बच्चों अगर यहां पर देखें तो ये जो दोनों हमारे चित्र हैं वो कौन से परिपथ के हैं, तो ये जो दोनों चित्र हैं हमारे वो किस प्रकार के परिपथ के हैं, तो इसमें जो परिपथ है वो कैसा है, वो बंद है, ठीक। ये परिपथ कैसा है, दोनों ये बंद परिपथ है। जबकि अगर हम खुले परिपथ की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट जो है चीजें हैं ये, इसको आप अच्छे से सीख कर चलेंगे तभी आप सवालों को बिल्कुल मक्खन तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए यहां देखते हैं। अब जैसे अगर ये हमारा परिपथ है, ठीक। अब देखिए अगर इसको हम पूरे तरीके से बंद कर दें, यहां एक बाह्य प्रतिरोध लगा दें, ठीक, यहां पर एक कुंजी को लगा दें, तो अब देखिए चूंकि यहां से हम देखें तो ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, ठीक। क्योंकि कुंजी खुली हुई है, तो अगर कुंजी खुली हुई है तो ऐसी स्थिति में अगर देखें तो प्यारे बच्चों ना हम यहां से धारा को प्राप्त कर रहे हैं और ना इसको हम धारा दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में देखें कि जब हम धारा को प्राप्त ना करें, मतलब ना इस सेल से हम धारा को प्राप्त कर रहे हैं ना इसको हम धारा दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो परिपथ होगा ये हमारा कैसा परिपथ होगा, ये खुला परिपथ होगा। तो आशा करते हैं आपको जो है बंद परिपथ और खुला परिपथ दोनों जो है बिल्कुल अच्छे से मक्खन हो गए होंगे। तो अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं
तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिखें कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगर हम सेल के विद्युत वाहक बल की बात करें तो जब सेल कैसा है, खुले परिपथ में होता है, अर्थात उससे धारा प्राप्त ना हो। तो खुला परिपथ का मतलब देखिए, इससे धारा प्राप्त नहीं हो रही है, मतलब ये कैसा परिपथ है, खुला परिपथ है। तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर, मतलब जो ये सेल के दोनों इलेक्ट्रोड हैं, मतलब एक प्लस एक माइनस, तो एक प्लस एक माइनस होने का मतलब क्या है कि एक एनोड है और दूसरा कैथोड है। तब इसके सिरों के बीच अगर हम एक वोल्ट मीटर लगा दें तो इसी वोल्ट मीटर का जो मान होगा वही क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, वही कहलाएगा सेल का विद्युत वाहक बल। आशा करते हैं सेल का विद्युत वाहक बल और खुला परिपथ और बंद परिपथ आपको बिल्कुल मक्खन हो गया होगा। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, तो पूरा अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ेंगे तो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी आपके लिए। ठीक, ये हो गया आपका, और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया प्यारे बच्चों सेल का विद्युत वाहक बल। आशा करते हैं ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है इसमें वो होगा टर्मिनल वोल्ट का। अगला जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वो क्या है, सेल का टर्मिनल वोल्ट का। चलिए अब सेल का टर्मिनल वोल्ट का क्या होगी। देखिए टर्मिनल वोल्ट का क्या होती है, जब सेल बंद परिपथ में होता है, जब सेल बंद परिपथ में होता है अर्थात उससे धारा प्राप्त करते हैं, तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों, तब सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर को सेल का टर्मिनल वोल्टता कहते हैं, टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। ठीक, ये होगा कि टर्मिनल वोल्टता क्या होती है, और इसे कैपिटल भी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब देखिए प्यारे बच्चों यहां से अक्सर अगर आप देखेंगे तो ये सब परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड परीक्षाओं में पूछी भी जाती हैं। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होगा कि जब सेल बंद परिपथ में होता है, बंद परिपथ अभी आप लोग अच्छे से सीख चुके हैं कि देखिए बंद परिपथ क्या होता है, मतलब हम इससे धारा को प्राप्त करें या इसको धारा को दें, दोनों स्थिति में। तो जब सेल बंद परिपथ में होता है अर्थात उससे धारा प्राप्त करते हैं, तब सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर को सेल का क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टता कहते हैं।
इसका तात्पर्य क्या है, अगर इसको हम अच्छे से थोड़ा चित्र के माध्यम से सीखें तो देखिए, अब ये हो गया हमारा सेल, ठीक, ये प्लस है ये माइनस है। जब हम इससे धारा को प्राप्त करेंगे तो अब यहां पर हमने जोड़ दिया एक बाह्य प्रतिरोध। तो जब ये बाह्य प्रतिरोध हमने जोड़ा ये, तो अब जब सेल से हम धारा को प्राप्त कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ये सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर, मतलब अगर हम यहाँ पर एक वोल्ट मीटर जोड़ दें तो सेल के इसके बीच जो विभवांतर है उसी को हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। ठीक, आशा करते हैं ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि टर्मिनल वोल्टता क्या होती है। ठीक, ये हो गया टर्मिनल वोल्टता। अब हम पढ़ेंगे आगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब देखिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक, अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? सेल के भीतर, सेल के भीतर धारा के मार्ग में, सेल के भीतर धारा के मार्ग में वैद्युत अपघट्य द्वारा, वैद्युत अपघट्य द्वारा उत्पन्न रुकावट, उत्पन्न रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? देखिए, जो सेल के भीतर वैद्युत अपघट्य भरा होता है वो क्या करता है, वो धारा के मार्ग में, सेल के भीतर धारा के मार्ग में वैद्युत अपघट्य द्वारा उत्पन्न रुकावट को सेल का क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे जो है किससे प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, किसी भी सेल के भीतर जो वैद्युत अपघट्य भरा होता है वो क्या करता है कि धारा के मार्ग में जो है वो रुकावट उत्पन्न करता है और इसी रुकावट को क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आशा करते हैं ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तीनों जो परिभाषाएं हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी परिभाषा आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है। ठीक, अब देखिए इन तीनों के बीच हमको क्या करना है, अब एक रिलेशन जो है स्थापित करना है कि तीनों के बीच संबंध क्या होंगे। चलिए आगे हमको देखना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अक्सर बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर में पूछा जाता है और यहां से न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा मात्रा में बनते हैं। तो सेल के विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध तथा टर्मिनल वोल्टता में संबंध। ठीक, चलिए बहुत ही शॉर्टकट में इसको बहुत अच्छे से सीखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। देखिए जैसे ये अगर देखें तो ये हमारा हो गया सेल, ठीक, प्लस है माइनस है, ये इसका है आंतरिक प्रतिरोध।
ठीक, यहाँ पर देखें तो ये एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है जो कि होगा बाह्य प्रतिरोध। इसको हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल आर से। ठीक, यहां से अगर देखें तो यहां से जो हम धारा प्राप्त कर रहे हैं सेल से, वो धारा प्राप्त कर रहे हैं आई। ठीक, और इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो है ई। अब देखिए यहां पर जो ये विद्युत वाहक बल है, मतलब जब तक हम इससे धारा प्राप्त नहीं कर रहे थे, मतलब इसके दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर है उसको क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो विद्युत वाहक बल है वो क्या होता है? वो एक प्रकार की बोल्टता ही है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर जितना ये बोल्टता दे रहा है विद्युत वाहक बल, मतलब जो सेल से जितना भी सेल के पास वोल्टेज है, वो वोल्टेज क्या कर रहा है? वो ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध दोनों मिलकर उस वोल्टेज को क्या कर दे रहे हैं? वो समाप्त कर दे रहे हैं। मतलब ये भी प्रकार के एक प्रकार की बोल्टता है, तो इसका जो विभवांतर है वो इन दोनों के विभवांतर के योग के क्या होगा? बराबर होगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे अगर जैसे एक कोई अगर परिवार है और उसमें क्या है कि एक व्यक्ति ये है कमाने वाला, और इस पर जो है ये 3 लोग हैं खर्च करने वाले, जो कि इस पर क्या है? ये आश्रित हैं। ठीक, तो इसका तात्पर्य क्या है कि ये जितना कमाएगा, ठीक, तो ये जितना भी कमा रहा है, ये तीनों लोग मिलकर उसको क्या कर दे रहे हैं? खर्च कर दे रहे हैं। मतलब अगर ये मान लीजिए 10,000 कमा रहा है और ये जो है मान लीजिए 5,000 और ये 3,000 और ये 2,000 खर्च कर रहा है, तो इसका तात्पर्य क्या है कि अगर हम इसको देखें तो ये जो 10,000 है वो किसके बराबर होगा? इस 5,000 और प्लस 3,000 और प्लस 2,000 के क्या होगा प्यारे बच्चों? बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहां इसकी तुलना अगर सेल से करें तो सेल के पास जो पूरा है, पूरी जो ऊर्जा है वो क्या है? ई है, और ये जो ई है वो खर्च कौन कर रहा है? ये आर, और ये जो आर खर्च करेगा तो इसकी बोल्टता और जो इसकी बोल्टता होगी, तो वो जो दोनों की बोल्टता का योग होगा वो इस ई के क्या होगा? बराबर होगा। तो आशा करते हैं ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब यहां अगर देखें तो इसमें क्या होगा? ये ई बराबर प्यारे बच्चों क्या होगा? ये जो विद्युत वाहक बल है वोल्टता। अब देखिए इस प्रतिरोध पर वोल्टता कितनी होगी? तो प्रतिरोध पर वोल्टता क्या होगी? वोल्टता मतलब धारा गुणे प्रतिरोध। तो धारा कितनी जा रही है इसमें? आई। अब इसमें अगर देखें तो धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? आई। तो आई धारा प्रवाहित हो रही है और इनटू क्या हो गया? आर। इसमें इसकी जो वोल्टता होगी, इसके सिरों के बीच जो वोल्टता होगी वो कितनी होगी? वो धारा गुणे प्रतिरोध, ओम के नियम से। जो प्रतिरोध पर वोल्टता होती है प्यारे बच्चों वो क्या होती है? वो आई इंटू आर होती है। अब देखिए यहां से आई धारा प्रवाहित हो रही थी, यहां से भी आई धारा आ रही है, तो इसके सिरों के बीच जो वोल्टता होगी वो भी क्या होगी? धारा और प्रतिरोध के बराबर होगा। और ये जो वोल्टता है ये ई, इन दोनों वोल्टताओं के योग के क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि सेल को अगर हम एक कमाने वाले व्यक्ति की तुलना करें तो ये कमाने वाला है और ये दोनों क्या है? उसको खर्च करने वाले हैं। तो जितना ये कमा रहा है ये दोनों मिलकर उसको खर्च कर दे रहे हैं। ठीक, अब चूंकि यहां पर अगर देखें, चूंकि आई आर को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ये जो आई आर होगा इसको क्या कहेंगे? आई आर। तो अब देखिए जब सेल से हम धारा प्राप्त कर रहे हैं तब इसके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा उसको टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। अर्थात इसको अगर हम देखें तो इस आई आर को हम क्या लिख सकते हैं? भी लिख सकते हैं।
तो अब यहाँ E बराबर क्या निकल कर आएगा, आई आर के स्थान पर V और प्लस क्या हो गया, आई आर हो गया। ठीक, तो इसका मतलब अगर देखें तो ये जो है संबंध किसके बीच है प्यारे बच्चों, तो ये संबंध हो गया E का मतलब, अगर देखें तो E का मतलब क्या है, ये E क्या है प्यारे बच्चों, ये है विद्युत वाहक बल। ठीक, ये V क्या है, ये है टर्मिनल वोल्टता। ठीक, ये क्या होगा, टर्मिनल वोल्टता, और यहां ये R क्या है, ये है आंतरिक प्रतिरोध। आशा करते हैं ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेल के विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध तथा टर्मिनल वोल्टता में क्या संबंध होता है। अब यहाँ देखिए भी अगर देखें तो इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि अथवा अगर लिखना चाहे इसको, तो अगर भी को यहाँ लिखें तो भी बराबर क्या होगा, ई माइनस का क्या हो जाएगा, आई आर। ई माइनस का क्या हो जाएगा, आई आर। ये हो गया आपका। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान रखने हैं हमको, जिससे कि हम आसानी के साथ सवालों को सॉल्व कर पाए। देखिए यहां अगर देखें तो अगर कोई परिपथ हमारा इस प्रकार से है, ये है इसका आंतरिक प्रतिरोध, ये प्लस है, ये माइनस है, इससे हम धारा को प्राप्त कर रहे हैं। तो अगर धारा को प्राप्त करें तो इसका मतलब अगर यहां देखें प्यारे बच्चों तो ये परिपथ कैसा है हमारा, जब हम धारा को प्राप्त करते हैं तो ये परिपथ कैसा होगा, ये परिपथ बंद है। परिपथ कैसा है, ये बंद परिपथ है। और अगर बंद परिपथ है और इससे हम धारा को प्राप्त कर रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर हम धारा को इससे प्राप्त कर रहे हैं मतलब धारा को अगर यहां से निकाल रहे हैं, तो यहां पर जो टर्मिनल वोल्टता होगी वो भी बराबर क्या होगी, ई माइनस आई आर होगी। कभी भी आपको जब भी सवाल मिले और ऐसी स्थिति हो कि सेल से धारा को प्राप्त करें, तब वहां पर अगर हमको इसके बीच संबंध लिखना है तो हम लिखेंगे भी बराबर ई माइनस आई आर। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी बात इसमें क्या ध्यान रखनी है, अगर दूसरा पॉइंट देखें, यहां पर अगर ये ध्यान रखें कि अगर हम सेल को धारा दे रहे हैं, मतलब सेल से धारा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, अब सेल को क्या कर रहे हैं, धारा दे रहे हैं, मतलब सेल जो है वो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर अपने अंदर जो है उसको स्टोर कर ले रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब प्यारे बच्चों ये परिपथ कैसा होगा, इस स्थिति में ये परिपथ कैसा है, ये परिपथ बंद है। परिपथ कैसा होगा, बंद होगा। और अगर ये बंद परिपथ है और यहां पर अगर जब धारा जो है वो सेल की ओर होगी, मतलब सेल से हम धारा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, सेल को धारा दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जब हमको टर्मिनल वोल्टता निकालनी है तो भी बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा ई प्लस आई आर। ठीक, ये भी बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा ई प्लस का आई आर। यहां देखिए भी बराबर ई माइनस आई आर होगा और यहां पर क्या होगा, भी बराबर ई प्लस का आई आर होगा। यहां तक आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो गई होंगी कि अब देखिए जैसे अगर हम परिपथ से धारा को प्राप्त करें तो भी बराबर ई माइनस आई आर, और अगर हम यहां से इस सेल को धारा दें तो भी बराबर ई प्लस
IR। अब इस पर आधारित कुछ हम सवालों को लेते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, पहला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से है कि चित्र में 10 बोल्ट के सिरों के बीच बोल्टता ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जो 10 बोल्ट है इसके सिरों के बीच हमको बोल्टता ज्ञात करनी है। अब हम बोल्टता को किस प्रकार से इसमें ज्ञात करेंगे? चलिए, यहाँ देखते हैं कि 10 बोल्ट के सिरों के बीच बोल्टता। अब अगर हम बोल्टता को ज्ञात करें तो बोल्टता ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र क्या है? तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम I धारा को प्राप्त करें, तो अगर यहाँ से I धारा अगर प्राप्त हो रही है चित्र में, तो सबसे पहले हम I की वैल्यू निकालेंगे। अब I की वैल्यू कितनी होगी? I बराबर क्या हो जाएगा यहाँ? धारा। तो I बराबर क्या होता है? V बटे R। V मतलब परिपथ की कुल वोल्टता। तो कुल वोल्टता कितनी हो जाएगी इसकी? केवल 10 वोल्ट है और बटे कुल प्रतिरोध। तो 3 ओम ये है, 2 ओम ये है, तो दोनों श्रेणी क्रम में है, तो 3 2 5 ओम हो जाएगा। तो I बराबर क्या आ गया प्यारे बच्चों? ये आ गया 2 एम्पियर। मतलब इस परिपथ में जो धारा प्रवाहित होगी वो हो जाएगी 2 एम्पियर की यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक। अब यहाँ पर देखें, अगर इस के सिरों के बीच हम बोल्टता देखें, अब चूंकि इससे हम धारा को प्राप्त कर रहे हैं, तो 10 बोल्ट के सिरों के बीच बोल्टता। अब यहां पर प्यारे बच्चों बोल्टता कितनी निकल कर आएगी? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो अभी हमने क्या आपको बताया था, यहाँ पर V बराबर E माइनस आई आर लगेगा कि यहाँ पर V बराबर E प्लस का आई आर लगेगा। क्योंकि यहाँ से देखिए सेल से हम धारा को प्राप्त कर रहे हैं और जब सेल से हम धारा को प्राप्त करते हैं तब V बराबर क्या होता है? E माइनस आई आर लगता है। अब देखिए, जब हम सेल से क्या कर रहे हैं, धारा को प्राप्त कर रहे हैं, तब V बराबर क्या लगता है सूत्र प्यारे बच्चों? E माइनस का आई आर लगता है। तो ये हो गया। अब यहां पर अगर देखें तो अब चूंकि V बराबर क्या आ जाएगा? E की वैल्यू, तो E की वैल्यू है 10 और माइनस I की वैल्यू है 2 और R की वैल्यू कितनी है? स्मॉल r की वैल्यू है 2। तो कुल मिला के जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा प्यारे बच्चों 10 और माइनस 4। तो 10 में से 4 गया, कितना वोल्ट आ जाएगा? 6 वोल्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके सिरों के बीच जो वोल्टता होगी वो क्या होगी? वो 6 वोल्ट हो जाएगी। ठीक, ये हो गया बहुत ही आसान और मक्खन सवाल आपके लिए। ऐसे ही जब आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखेंगे तो सवाल आपके लिए बिल्कुल मक्खन हो जाएंगे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ से चूंकि धारा की दिशा पहले से हमको दे रखा है किधर है, तो पहले यहाँ पर हम I निकालेंगे। तो I बराबर क्या होगा? V का मतलब E 20 और बटे कुल प्रतिरोध, तो 7 और 3 10। यहाँ पर भी I की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 2 एम्पियर। तो इस प्रकार से I का मान प्यारे बच्चों कितना निकल कर आया? ये निकल कर आया 2 एम्पियर। अब देखिए यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाएंगे? V बराबर E प्लस आई आर लगेगा, तो V बराबर E माइनस आई आर। अब यहाँ देखें तो सेल, अगर देखें तो सेल क्या हो रहा है? सेल की तरफ जो है धारा की दिशा है। तो अगर धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से होगी, देखिए जैसे अभी हमने आपको सिखाया था कि जब धारा की दिशा क्या हो? सेल की ओर हो, मतलब सेल के प्लस से धारा जो है अगर प्रवेश कर रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तब हमारे पास सूत्र निकल कर आएगा V बराबर E प्लस का आई आर। तो V बराबर E की वैल्यू 20 हो गया और प्लस I की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब I की वैल्यू देखें तो I की वैल्यू है 2 और इंटू R की वैल्यू कितनी है? 3। तो V बराबर क्या होगा? 20 और 3 दूनी 6, 20 से 26 वोल्ट। तो ये हमारा एक आंसर ये आ गया। ठीक, अब एक बात का और इसमें अगर विशेष थोड़ा हम फोकस करें, देखिए यहां पर अगर देखें तो जब सेल से हम धारा को प्राप्त करेंगे, सेल से धारा को
प्राप्त करेंगे तो ऐसी स्थिति में प्यारे बच्चों क्या होगा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर हम यहाँ देखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। जब हम सेल से धारा को प्राप्त करेंगे तो ऐसी स्थिति में जो ई का मान होगा वो ग्रेटर देन किसके होगा, भी के। मतलब जो विद्युत वाहक बल है वो टर्मिनल वोल्टता से ज्यादा होगा। कैसे पता चला? अब देखिए, चूंकि ई में से कुछ घट रहा है, तो अगर ई में से कुछ घटेगा तो भी का मान क्या हो जाएगा, ई से कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ई ज्यादा होगा और भी क्या होगा, कम होगा। ठीक, अगर दूसरे में देखें, यहां पर इस स्थिति में देखें प्यारे बच्चों, तो इस स्थिति में देखें तो भी जो है, अब देखिए चूंकि भी बराबर ई प्लस आई आर, मतलब ई विद्युत वाहक बल के मान में कुछ जुड़ रहा है, तो कुछ जुड़ रहा है, इसका मतलब जो टर्मिनल वोल्टता है वो विद्युत वाहक बल से क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, वो अधिक हो जाएगी। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर कहेगा किसी बंद परिपथ में टर्मिनल वोल्टता का मान विद्युत वाहक बल से अधिक होगा, कब अधिक होगा, जब सेल के प्लस सिरे से धारा प्रवेश करेगी। ठीक, तो अब आशा करते हैं कि टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। ऐसे ही शानदार क्लास आपके लिए निरंतर जो है हितेश पांडे लेक्चर्स लेकर आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।